हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कक्षा 10 में अम्ल, क्षारक एवं लवण नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में आपने पढ़ा तनुकरण, जो आपको ना पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि तनुकरण क्या होता है। उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि तनुकरण आपको मैंने अध्याय 1 में तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में बताया था। तनु शब्द और सांद्र शब्द को हम साधारण बोलचाल में तनु को तो कहते हैं पतला और सांद्र को कहते हैं गाढ़ा विलयन। तनु विलयन को कहते हैं पतला विलयन और सांद्र विलयन को क्या कहते हैं? गाढ़ा विलयन। तनुकरण का मतलब है यदि कोई सांद्र विलयन है या गाढ़ा विलयन है तो उसे पतला करना है आपको। पतला किससे किया जाएगा? तनु कैसे किया जाएगा? उसमें आप जल मिला दीजिएगा। यदि आप उसमें जल मिला देते हैं तो वह विलयन तनु विलयन हो जाएगा और यह प्रक्रिया जो है वो कहलाती है तनुकरण। इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी बीकर ले लें आप और उस बीकर में अम्ल या क्षार का विलयन भर लें आप और उसमें आपने ऊपर से जल डालते हैं। एक प्रक्रिया तो ये है तनुकरण की, और एक प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि उसी एक दूसरा बीकर लें और उसमें पहले आपने जल भर लिया हो। क्या भर रखा हो? जल भर रखा, और ऊपर से आप या तो अम्ल डालें या फिर उसमें क्षार डालें। यहां तक मैंने आपको इसे समझा दिया था, बता दिया था। मैंने कहा था आपसे कि दोनों ही प्रक्रियाओं में विलयन तनु ही होगा, यानी कि प्रक्रिया तनुकरण ही होगी। लेकिन कौन सी प्रक्रिया होनी है वो आपको समझनी है। मैंने वहां लिखवाया था आपको, जब जल में अम्ल अथवा क्षार डाला जाता है। देखिए बेटा, यहां आपने अम्ल और क्षार का विलयन ले रखा है, अम्ल का या क्षार का विलयन लिया और आपने इसमें जल डाल दिया। किसमें? अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में क्या डाला आपने? जल डाल दिया। तो इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़े हो, ये वाला टॉपिक मैंने अध्याय 1 में आपको पढ़ा दिया है। ये ऊष्माक्षेपी नाम से जानी जाती है अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में ये पूरा का पूरा जो विलयन होता है आस्फलित हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल कर आ जाएगा। और ये भी हो सकता है ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ये जो कांच का पात्र है ये टूट सकता है, गर्म हो जाएगा। ज्यादा गर्म होने पर कांच का पात्र टूट सकता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो आपका प्रयोगकर्ता आप ही होंगे, जो आप इसको कर रहे हैं, तनुकरण का प्रक्रिया कर रहे हैं, तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। दूसरा मैंने आपको यहाँ ये समझाया था, ये जल है ले लिया आपने बीकर में और जल में आपने अम्ल या क्षार डाला। तो आप जब जल में अम्ल क्षार डालते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत ही नॉर्मल होती है, सामान्य होती है। और इसमें अम्ल अथवा जो क्षार के जो पदार्थ हैं, या ये कहिएगा अम्ल और क्षार जो है जो जल में धीरे धीरे जब ये होते हैं तो ये क्या होगा, एक तनुकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने यही लिखाया था आपको कि जब जल में अम्ल अथवा क्षार डाला जाता है या क्षार का विलयन डाला जाता है तो क्या होगा, यहाँ प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन के जो प्रतिशत संगठन होता है या उसकी जो सांद्रता होती है उसमें कमी होती चली जाती है। हाइड्रोनियम आयन में या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, यदि आप अम्ल का तनुकरण कर रहे हो तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई कमी होगी,
प्रति इकाई आयतन में कमी होगी। और यदि आप हाइड्रोक्स यानी क्षार में का तनुकरण कर रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, तो ये उसका तनुकरण होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। इसके बाद इसमें है नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए बच्चों, ध्यान दें आप। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपका सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक, इसे सार्वभौम सूचक भी कहते हैं। सार्वभौम सूचक, यूनिवर्सल सूचक होता है ये। सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौम सूचक समझें। प्रिय स्टूडेंट, सूचक शब्द से मुझे याद आ रहा है अम्ल क्षार का जो फर्स्ट टॉपिक था, पहला दिन था जब हमने अम्ल क्षार का अध्याय स्टार्ट किया था, हमने उसे सूचकों से स्टार्ट किया था। वहां मैंने आपको बताया था कि ये रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन करके अम्ल अथवा क्षार होने की सूचना देते हैं। ऐसे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। और उसको मैंने आपको डिवाइड किया था 3 भागों में, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक के रूप में मैंने बताया था वो जो कैसे होते हैं, प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। ऐसे पदार्थ रंग में परिवर्तन करके अम्ल अथवा क्षार होने की सूचना देते हैं, अम्ल या क्षार होने की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था हल्दी का, अगर आपको याद है। हम सफेद जो शर्ट होती है उस पर जब हल्दी का निशान हमारे लग जाता है तो वो पीला होता है, वो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन जब साबुन के साथ उसे धोया जाता है तो वो रेड कलर हो जाता है, यानी कि लाल कलर हो जाता है। आप सब जानते हैं ये लाल जो कलर हुआ ये कौन सी प्रकृति होती है, उसकी क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही मैंने कृत्रिम सूचक में फिनोप्थिलीन और मैथिल ऑरेंज के रूप में आपको बताया था कि मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये दोनों ही कैसे सूचक हैं, कृत्रिम सूचक हैं। और तीसरे प्रकार का जो सूचक था वो था गंधीय सूचक। उसमें मैंने आपको बताया था ये गंध में परिवर्तन करके अम्लीय अथवा क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था प्याज की गंध का। जो बारीक कटी हुई प्याज होती है उसकी जो तीक्ष्ण गंध है वो अम्लीय माध्यम को प्रदर्शित करती है और गंध का गायब होना क्षार प्रकृति को प्रदर्शित करती है। लेकिन ये जो पॉइंट है जो मैंने लिखवा रखा है सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक, ये क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिएगा ये क्या है। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक ये अनेकों प्राकृतिक सूचकों का एक समूह है। अनेकों प्राकृतिक जो सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक उनका एक समूह है। प्राकृतिक सूचकों का एक समूह जो क्या कहलाता है, सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक। करता क्या है, ये विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रंग में परिवर्तन करता है। अलग अलग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अलग अलग रंगों में दिखाता है। जो एक प्राकृतिक सूचक है, क्या है, अनेकों प्राकृतिक सूचकों का समूह, जिसे क्या कहेंगे आप, सार्वभौम सूचक या सार्वत्रिक सूचक, जिसके आधार पर आप आगे पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या कहलाएगा, अनेकों प्राकृतिक सूचकों का एक समूह है। अनेकों प्राकृतिक सूचकों का एक समूह जो क्या करेगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अलग अलग रंगों में दिखाएगा, अलग अलग रंगों में उसे प्रदर्शित करता है। तो आप हेडिंग डालिएगा सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, ये सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक या सार्वभौम सूचक, सार्वभौम सूचक
लिखिए, यह अनेक प्राकृतिक सूचकों का मिश्रण होता है। यह अनेक प्राकृतिक सूचकों का मिश्रण होता है। प्राकृतिक सूचकों का मिश्रण होता है। प्राकृतिक सूचकों का मिश्रण होता है। प्राकृतिक सूचकों का मिश्रण होता है जो विलयन में उपस्थित विभिन्न हाइड्रोजन आयन, विलयन में उपस्थित विभिन्न हाइड्रोजन आयन, जो विलयन में उपस्थित विभिन्न हाइड्रोजन आयन, कोष्टक में H+, विलयन में उपस्थित विभिन्न हाइड्रोजन आयन, कोष्टक में H+ की सांद्रता को अलग अलग रंगों द्वारा, की सांद्रता को अलग अलग रंगों द्वारा, की सांद्रता को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाता है। 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 अलग अलग रंगों के द्वारा दर्शाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाता है। सबने लिख लिया? अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाता है। देखिए अब इसके बाद इस अध्याय का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, देखो बेटा, आपको भी कुछ नहीं लिखना, पहले समझना है पीएच स्केल या पीएच मापक्रम। पीएच स्केल या पीएच मापक्रम क्या होता है? बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका। आप सब जानते हैं, हम लोग घर से विद्यालय आते हैं, विद्यालय से घर जाते हैं, 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आदि कुछ दूरियां होती हैं जिनको तय करके हम विद्यालय आते हैं या विद्यालय से घर जाते हैं। या फिर हमारे पेरेंट्स जब हमें मार्केट जाने के लिए पैसा देते हैं और कहते हैं कि घी लीटर में 1 लीटर 2 लीटर, तेल 1 लीटर 2 लीटर, या चीनी या कोई अन्य वस्तु मंगाते हैं, तो हम पंसारी की दुकान पर जाकर ग्राम में या किलोग्राम में उस सामान को खरीदते हैं और लिक्विड जो वस्तुएं होती हैं उन्हें लीटर में या मिलीलीटर में लेके आते हैं। दूरी जो होती है उसे मीटर में, किलोमीटर में मापा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह आ गई कि कौन पदार्थ कितना अम्लीय होगा या कोई पदार्थ कितना क्षारीय होगा, इसे कैसे मापें? इसे मापने के लिए ये तो है नहीं कि हम ये कहते हैं कि इसमें 1 किलो अम्ल है या इसमें 1 किलो क्षार है, या 1 मीटर अम्ल है या 1 मीटर क्षार है। ऐसा तो मापा ही नहीं जा सकता। इसे आप भी जानते हैं कि जैसे नींबू है, नींबू में आपको कह दिया जाए कितना अम्ल है बताइए, या आपको आम दे दिया जाए या सेब दे दिया जाए या और कोई अन्य वस्तु दे दी जाए और आपसे कहा जाए आप इसमें इसकी अम्लता का पता लगाइए कि इसमें कितना अम्ल है, तो इन सब बातों में का एक ही रिजल्ट निकलता है कि इन सभी पदार्थों का पीएच का निर्धारण कैसे किया जाए, मतलब इनकी अम्लता को या क्षारता को कैसे मापा जाए।
इन पदार्थों की अम्लता को या इनकी जो क्षारीयता है उसे कैसे मापा जाए। इसके लिए सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए थे, सन 1909 की बात है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। इन सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों ने कहा, बताया सोरेनसन ने कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय होगा या कितना क्षारीय होगा, इसका पता लगाने के लिए इन्होंने एक बताया कि किसी भी पदार्थ के विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिकलन जिस स्केल से किया जाता है, उस स्केल को कहा उन्होंने पीएच स्केल। क्या कहा? पीएच स्केल या पीएच मापक्रम। पीएच स्केल या पीएच मापक्रम। सोरेनसन ने विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिकलन किया और इस परिकलन के जिस यंत्र का, जिस स्केल का, जिस मापक्रम का उपयोग किया, उस मापक्रम का नाम क्या रख दिया? पीएच। क्या रख दिया? पीएच। सब ध्यान दें आप, यहां पीएच जो है, इसमें जो शब्द है पी, ये जर्मन भाषा से लिया है बेटा। कहां से लिया है? जर्मन भाषा से। और ये जर्मन भाषा के पुषांश, इसे अंग्रेजी में पोटेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंज। पुषांश या पोटेंज से लिया गया, जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। उन्हें समझें आप। 1909 में सोरेनसन ने पीएच के बारे में बताया। मैं अभी आपको ये समझा रहा था कि कोई भी पदार्थ है, उसमें अम्लता और क्षारीयता को कैसे मापा जाएगा। उसमें अम्लता और क्षारीयता की पहचान या उसकी मापने की जो सिस्टम है, उसको बताया सबसे पहले 1909 में सोरेनसन ने। उन्होंने बताया कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिकलन, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिकलन जिस स्केल से किया जाएगा, उस स्केल का नाम क्या दे दिया उन्होंने? पीएच स्केल। क्या नाम दिया? पीएच स्केल। इसमें पी शब्द जो है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? जर्मन भाषा के शब्द से। जर्मन भाषा का शब्द कौन है? पुषांश। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? पोटेंज। क्या कहते हैं? पोटेंज। उससे लिया है कौन? पुषांश पी को, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। और एक बात, पीएच चल रहा है आपका। अब इसमें पीएच जो होता है ना, पीएच पैमाना या पीएच जो स्केल होता है, या पैमाना जो होता है, या स्केल कहिएगा इसे आप। पीएच स्केल जो होता है, इसमें 0 से लेकर 14 अंकों का अंकन होता है। अंकों का अंकन पाया जाता है। 0 से लेकर 14 अंकों का अंकन पाया जाता है। ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 0 से 7 होता है, वो तो कहलाता है अम्लीय माध्यम। क्या कहलाता है? अम्लीय माध्यम। ऐसा विलयन जिसका पीएच कितना हो? 0 से लेकर 7। ये 7 है। जीरो से 7 कैसा होगा? वो अम्लीय प्रकृति का। ऐसा विलयन जिसकी प्रकृति या जिसका पीएच मान कितना हो? 7 हो, वह कैसा होता है? उदासीन। वो ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। और ऐसा विलयन जिसका मान 7 से 14 तक होता है, वो क्षारीय होता है। वो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं आपसे? पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 अंकों का अंकन पाया जाता है। 0 से लेकर 14 अंकों का क्या पाया जाता है? अंकन पाया जाता है। इसमें ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 0 से लेकर 7 तक होता है, वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसी में, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे अम्लता का मान कम होगा। जिसका पीएच मान 0 है ना, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे इसकी अम्लीय प्रकृति कम होती चली जाएगी। और 7 पर जाकर वो कैसा हो जाता है? उदासीन। कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ध्यान देना मेरी बात पर।
कभी कभी वो एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, विभिन्न विलयन, जैसे एक विलयन का पीएच मान दे दिया आपको 5, एक का दे दिया पीएच मान 6.6 या 6.5, ऐसे दे देता है, एक का दे देता है 5.6, ऐसे दे दिया और कह दिया इसमें बताओ सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है। हमको देख के लगेगा जिसका पीएच सबसे ज्यादा हो सकता है वही ज्यादा अम्लीय हो, तो हम ऐसा सोचते हैं कि 6.6 ज्यादा मान है, इसका मतलब यही ज्यादा अम्लीय होगा, जबकि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, जिसका पीएच मान कितना है 5। अब देखो आप, 0 सबसे अधिक अम्लीय होगा, इससे कम 1, इससे कम 3, इससे कम 4, इससे कम 5। तो जैसे जैसे आप 5 से आगे बढ़ोगे वैसे वैसे उसकी प्रकृति उदासीन होती जाएगी ना, तो 5 अधिक अम्लीय होगा, फिर 5.6 इससे कम अम्लीय होगा और 6.6 इससे भी कम अम्लीय होगा। इस तरह से आप इनका आकलन करेंगे और इनका परिकलन करना होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, लेकिन यहाँ यानी कि क्षारीय प्रकृति में 7 उदासीन होता ही आपको पता है, जिसका पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा। 7 से आप आगे बढ़ोगे 8 की तरफ तो उसकी क्षारीयता में वृद्धि होगी, 9 की तरफ जाओगे और वृद्धि होगी, 10 की तरफ जाओगे और वृद्धि होगी, 14 की तरफ जाओगे तो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। और तुम्हारा NaOH जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, उसका जो पीएच मान होता है वो 14 ही होता है। 1 मोल NaOH का पीएच मान 14 होता है, जो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। ऐसे 1 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, इसका पीएच मान 0 होता है, प्रकृति में सबसे अधिक अम्लीय होता है। 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इसका पीएच मान क्या होगा 0, जो 0 क्या होता है सबसे अधिक अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 14 होगा वो सबसे अधिक क्या होता है क्षारीय होता है, और उसका मान वो कौन होता है 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो ये है आपका पीएच स्केल वाला टॉपिक। तो आप यहां हेडिंग डालें, लिखें पीएच स्केल, पीएच स्केल या पीएच मापक्रम। पीएच स्केल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ऐसे लिखेंगे आप, पीएच स्केल ऑब्लिक पीएच मापक्रम। पीएच स्केल या पीएच मापक्रम दोनों खा लिए क्या? वो फिर पानी भर ली हुई। हाँ भाई, ये लिख लिया होगा आपने पीएच स्केल अथवा पीएच मापक्रम। ठीक है, लिखें इसमें नीचे स्टार लगाकर, समझ में तो आ गया होगा आपको। लिखें सन 1909 में सोरेनसन, सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल या पीएच मापक्रम को निम्न प्रकार परिभाषित किया। पीएच स्केल या पीएच मापक्रम को निम्न प्रकार परिभाषित किया। पीएच स्केल या पीएच मापक्रम को निम्न प्रकार परिभाषित किया। निम्न प्रकार परिभाषित किया, निम्न प्रकार परिभाषित किया। निम्न प्रकार परिभाषित किया। नीचे आप स्टार इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे इसको, परिभाषा को। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिकलन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिकलन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिकलन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिकलन जिस स्केल या मापक्रम के द्वारा किया जाता है, जिस स्केल या मापक्रम के द्वारा किया जाता है, जिस स्केल या मापक्रम के द्वारा किया जाता है उसे पीएच स्केल या पीएच मापक्रम कहा जाता है, उसे पीएच स्केल या पीएच मापक्रम कहा जाता है, पीएच स्केल या पीएच मापक्रम कहा जाता है, पीएच स्केल या पीएच मापक्रम कहा जाता है। लिख लिया क्या? सब यहां तक पहुंच गए? पीएच स्केल या पीएच मापक्रम कहा जाता है, पीएच स्केल या पीएच मापक्रम कहा जाता है। सबने लिख लिया होगा यहां तक। इसके बाद एक बार पुनः पहले समझ लें फिर लिखना। देखो बेटा, ये तो पीएच स्केल की परिभाषा हो गई कि पीएच स्केल है क्या। ठीक है, अब सुनो आप, बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें ये जो मैं पॉइंट लिखवाऊंगा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीएच में पी एग्जाम में कई बार आया है। पीएच में पी का क्या तात्पर्य है या पी का अर्थ क्या है? आपको मैंने अभी बताया पीएच में जो शब्द पी है ये कहां से लिया है? जर्मन भाषा से लिया है। कहां से लिया है? जर्मन भाषा से लिया है। जर्मन भाषा के किस शब्द से लिया है इसे? पुशांस से। पुशांस, पुशांस अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? पोटेंज। क्या कहते हैं? पोटेंज से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है पीएच में पी का तात्पर्य क्या है, तो आपको यही लिखना होगा पीएच में शब्द पी जर्मन भाषा के शब्द पुशांस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? पोटेंज से लिया गया है। क्या लिया गया है? पुशांस या पोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। क्या होगा? शक्ति होगा। एक पॉइंट तो ये बनता है इसमें। दूसरा पॉइंट अभी मैं बता रहा था आपको, क्या पीएच जो स्केल होता है, पीएच स्केल जो होता है इसमें 0 से लेकर 14 अंकों का अंकन होता है। ऐसा होता है, ये मान लीजिए ऐसा है। यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसे होता है। 0 में ये देखो आप, इसका क्षेत्र यहां से यहां तक, 0 का क्षेत्र सबसे ज्यादा यहां से यहां तक होता है। इसमें ये तो अम्लीय प्रकृति होती है, जैसे जैसे आप आगे की ओर जाओगे, और यहाँ जो क्षारीय प्रकृति होती है ये वाली कंडीशन होती है, ये उदासीन प्रकृति मानी जाती है। ठीक है, और यहां से जैसे जाओगे तो यहाँ देखो आप, इसका जो क्षेत्र है यहाँ से 14 वाला ये सबसे ज्यादा है, तो ये क्या कहलाता है? क्षारीय प्रकृति होती है। तो यहाँ 0 से लेकर 7 तक अम्लीय प्रकृति होती है, यहाँ उदासीन प्रकृति होती है 7 पर, और 7 से आगे जैसे जैसे जाओगे आप क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होती चली जाती है। इस तरह से दिखाया जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए आप, अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 14 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से लेकर 14 अंक पाए जाते हैं। अब इनमें 0 से 7 तक ऐसा बिलियन जिसका पीएच मान कितना हो? 0 से लेकर 7 तक। अब ये बिलियन ही है, और क्योंकि बिलियन में ही H+ आयन का पता चलता है। वैसे अगर वो शुष्क है या ठोस है ऐसे, तो उनमें बिलियन में हाइड्रोजन आयन का पता ही नहीं चलेगा, और हाइड्रोजन का पता नहीं चलेगा तो अम्लीय गुण का पता कैसे लगेगा हमें? अम्लीय गुण का पता भी तो बिलियन से ही लगेगा। तो ऐसा बिलियन जिसका पीएच मान कितना हो? 0 से लेकर 7 तक हो, उसकी प्रकृति कैसे होगी? अम्लीय। ऐसा विलयन तो अम्लीय गुण वाला विलयन कहलाएगा। लेकिन दूसरे नंबर की मैं बात करूं, ऐसा विलयन जिसका पीएच मान कितना है? 7 है, ऐसा कैसा उदास कौन सी प्रकृति का होगा?
उदासीन प्रकृति का होगा। और यदि 7 से लेकर 14 तक पीएच वाला है तो वो कैसा होगा? क्षारीय विलयन। कैसा होगा? क्षारीय विलयन। तो विलयन की ये 3 प्रकृति होती हैं, 3 कंडीशन होते हैं पीएच के आधार पर। ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 0 से लेकर कितना है? 7 है, प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। ऐसा विलयन जिसका पीएच मान कितना है? 7 है, कैसा होगा? उदासीन। उदासीन का मतलब ना अम्लीय ना क्षारीय। और ऐसा विलयन जिसका पीएच कितना हो? 7 से 14 तक हो, वो कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का हो। एक बात मैं अभी ये भी समझा दी अभी आपको मैंने, और बता रहा था 0 से 7 तक जैसे जैसे चलोगे आप, अम्लीयता का मान घटेगा। 0 सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, और 0 किसका होता है? 1 मोल HCl का पीएच मान 0 जो होता है वो उसी का होता है, और वो प्रकृति में सबसे अधिक अम्लीय होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति जो है क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। और 7 पर वो कैसा हो जाता है? उदासीन। कैसा हो जाएगा? उदासीन। समझ में आ रहा है आपको? तो आप ने परिभाषा तो लिखी ली इसकी। परिभाषा लिखकर नीचे आप ऐसे स्टार लगाएं, नीचे स्टार लगाएं और उसमें लिखें पीएच में शब्द पी। लिखवाया तो नहीं है ना अभी मैंने वो? पीएच में शब्द पी कहां से लिया है? जर्मन भाषा के शब्द किससे लिया है? पुसांस या पोटेंस से लिया है। लिखें आप पीएच में शब्द पी जर्मन भाषा के शब्द, पीएच में पी जर्मन भाषा के शब्द पुसांस, कोष्टक में पोटेंज लिख लेना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। POTENZ पोटेंज। POTENZ पोटेंज। पीएच में शब्द पी जर्मन भाषा के पुसांस या पोटेंज से लिया गया है। पुसांस या पोटेंज से लिया गया है। पुसांस या पोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। लिख लिया? अगला स्टार लगाएं। कई बार पूछा है, इसको अच्छे से याद करना। पोटेंज और पुसांस वाले पॉइंट को कई बार पूछ लिया है एग्जाम में। इसे हल्के में मत ले लेना, हल्के में नहीं है ये पॉइंट। अगला स्टार लगाएं आप ऐसे ही। स्टार लगा के लिखे पीएच स्केल में। पीएच स्केल में कहां से कहां तक? 0 से 14 अंकों का अंकन पाया जाता है। पीएच स्केल में 0 से 14 अंकों का अंकन पाया जाता है। 0 से 14 अंकों का अंकन पाया जाता है। जीरो से 14 अंकों का अंकन पाया जाता है, जिसमें ऐसे लिखना, जिसमें डैश नंबर 1
ऐसा विलयन जिसका pH मान 0 से 7 होता है, ऐसा विलयन जिसका pH मान 0 से 7 होता है, अम्लीय प्रकृति का विलयन होता है। अम्लीय प्रकृति का विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसका pH मान 0 से 7 तक होता है, 0 से 7 तक होता है, अम्लीय प्रकृति का विलयन होता है। अम्लीय प्रकृति का विलयन होता है। लिख लिया। नंबर 2, ऐसा विलयन जिसका pH मान 7 होता है। ऐसा विलयन जिसका pH मान 7 होता है, उदासीन प्रकृति का विलयन होता है। जिसका pH मान 7 होता है, उदासीन प्रकृति का विलयन होता है। उदासीन प्रकृति का विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसका pH मान 7 होता है, उदासीन प्रकृति का विलयन होता है। नंबर 3, ऐसा विलयन जिसका pH मान 7 से 14 तक होता है, क्षारीय प्रकृति का विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसका pH मान 7 से 14 तक होता है, क्षारीय प्रकृति का विलयन होता है। लिख लिया क्या? एक पुनः ध्यान दें आप, ये तो हो गया। एक स्टार तो आपने pH में लिखवाया। pH में शब्द P पोटेंस या पुषांश से लिया है, जर्मन भाषा के शब्द पुषांश या पोटेंस से लिया, जिसका अर्थ शक्ति होता है। दूसरे स्टार में मैंने pH के तो आपको 3 मान लिखवाए, कब तो वो अम्लीय होगा, कब वो क्षारीय होगा और कब वो उदासीन होगा। यदि कोई विलयन 0 से 7 तक है तो वो अम्लीय होगा, 7 पर है उदासीन होगा, 7 से आगे इनकी 14 तक जाता है तो वो क्षारीय होगा। अब सुनो, सामान्य अवस्था में यानी कि सामान्य जीवन शैली की जब मैं बात करूं, स्वस्थ मनुष्य की जो जीवन शैली होती है उसका जो pH होता है वो होता है 7 से लेकर 7.8 pH मान होता है। इतने तक हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन यदि ये 7 से नीचे आ जाए या 7.8 से ऊपर चला जाता है तो निश्चित तौर पर हम लोग बीमार हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में pH के मान में परिवर्तन होगा, हमारे शरीर में pH मान में परिवर्तन होता है, यानी कि 7 से 7.8 तक है तो हम स्वस्थ हैं। ये सामान्य जीवन शैली का एक pH मान है जब हम पूर्णतः स्वस्थ होते हैं। लेकिन यदि इस मान में परिवर्तन होता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं, हम लोग बीमार हो जाएंगे। अब 7 से कम हो गया तो अम्लता बढ़ जाएगी,
क्या हो जाएगा, अम्लता बढ़ जाएगी। अम्लता बढ़ जाएगी तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। 7.8 से अबव हो जाए तो हम लोगों में क्षारीयता बढ़ जाएगी हमारे शरीर के अंतर्गत, और क्षारीयता बढ़ेगी तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, हमारे शरीर का पीएच कैसा होना चाहिए, लगभग उदासीन। लगभग उदासीन, भाई 7 तो उदासीन है और 7.8 भी क्या है, लगभग उदासीन के नजदीक है। तो कैसा होना चाहिए, लगभग उदासीन होना चाहिए। तो नीचे एक स्टार लगा के और लिख लें आप, इसके नीचे स्टार लगाएं और लिखें सजीवों के जीवन के लिए आवश्यक पीएच मान, जीवन के लिए आवश्यक पीएच मान, आवश्यक पीएच मान 7 से 7.8 के मध्य होना चाहिए, के मध्य होना चाहिए। 7 से 7.8 के मध्य होना चाहिए। लिख लिया सभी ने, लिख लिया क्या? इसके बाद कुछ पदार्थ हैं, उनके पीएच मान आपको पता होना चाहिए, जिनका हम डेली यानी कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आप हेडिंग डालो, कुछ दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले पदार्थों के पीएच। कुछ दैनिक जीवन में उपयोग या उपयोगी, कुछ दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थों के पीएच मान, दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थों के पीएच मान। तो एक तरफ तो लिख लेना आप पदार्थ, एक तरफ लिख लेना उसका पीएच मान। दस मिनट लगेंगे। दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थों के पीएच मान, ठीक है। देखो आप पदार्थ और उनके पीएच मान, तो देखिए भाई, कुछ पदार्थ जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सबसे अधिक जो अम्लीय होता है, सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है, 1 मोल HCl, इसका पीएच मान कितना होता है भाई, 0। कितना होता है, 0। अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, ये सबसे अधिक अम्लीय होता है कौन, HCl। 1 मोल HCl का पीएच मान कितना होगा, 0। जठर रस होता है, जठर रस में बताता हूं, हमारे आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, उससे जठर रस का स्राव होता है। जठर रस भी अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 0.9 से 1.5 के मध्य होता है। तो उसमें लिखें आप नंबर 2 डालकर लिखें जठर रस, जठर रस इसका होता है 0.9 से 1.5। जठर रस का कितना होता है, 0.9 से 1.5। ऐसे ही नींबू का जो रस होता है, नींबू का रस, कौन सा, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है ना। नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू के रस में 2 से लेकर 2.2 तक, नींबू का जो रस होता है इसमें 2 से लेकर 2.2
तक पीएच होता है। नींबू के रस में 2 से लेकर 2.2 तक क्या होता है, अम्ल पीएच मान होता है। एक है अश्रु या रक्त, यह अश्रु का पीएच मान, इसका पीएच मान होता है 7.4, लगभग उदासीन के आसपास होता है। रक्त या अश्रु का, रक्त या अश्रु का पीएच मान कितना होता है, 7.4 के 7.4 ही होता है। एक मैंने आपको बार बार आपको याद होगा, अध्याय फर्स्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, अध्याय फर्स्ट जब मैंने पढ़ाया था तो बार बार मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 10, कितना होता है, 10। पीएच मान 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद है अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया को NH3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 11.5। 11.5 किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का। इसीलिए अमोनिया की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का। रक्त और अश्रु कैसे होते हैं, क्षारीय ही होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, लगभग उदासीन के करीब होते हैं, क्योंकि 7 पर उदासीन होता है और 7.4 है उसका, तो लगभग उदासीन प्रकृति का ही होता है। ऐसे ही तुम्हारी कॉफी, कॉफी, कॉफी का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 4.5 से 5.4, 5.5 सॉरी 5.5। अमोनिया का हो गया। कॉफी, कॉफी का पीएच कितना है, 4.5 से 5.5। कौन सी प्रकृति का हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो गया। कौन सी प्रकृति का हो गया, अम्लीय प्रकृति का। लार, कौन सी लार, भोजन करने से पहले जो उत्पन्न होती है वो, भोजन से पहले वाली लार, कोष्टक में लिख लेना, भोजन से पहले। लार का पीएच 6.8 होता है, ये 6.8 के लगभग पाया जाता है। ये लगभग शब्द लिख लेना, 6.8 के लगभग। लार का पीएच कोष्टक में लिख लेना, भोजन से पहले। लार में भोजन से पहले 6.8। अगला है मूत्र, इसका पीएच होता है 5.5 से 7.5। मूत्र का पीएच 5.5 से 7.5 7.5 तक। और 10वें नंबर पर है आपका टूथपेस्ट, जो आप सुबह रोज ब्रश करते हो,
उसका जो पीएच मान होता है, आप सब लोग जानते हैं जब हम रात्रि को भोजन कर कर सोते हैं शाम के समय, तो भोजन के कण हमारे दांतों के जो अवकाश होते हैं, दंत अवकाश, उनमें लगे रह जाते हैं और बैक्टीरिया के माध्यम से उन खाद्य कणों का अपघटन होगा जिनसे अम्ल का उत्पादन होता है। और ये अम्ल जो होता है हमारे दांतों के जो मजबूत आवरण होता है एनेमल, उस एनेमल को क्षयित करता है। ये अगला टॉपिक इसमें आपके आएगा, दंत क्षरण, तो उसको क्षयित करता है। ये प्रक्रिया दंत क्षरण कहलाती है। अब इस अम्लीय जो परत दांतों के ऊपर आई है उसको हटाने के लिए टूथपेस्ट किया जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय है। तो टूथपेस्ट का जो पीएच मान है वो 9 होता है। अम्ल और क्षार की जब मध्य क्रिया होती है तो आप सब जानते हैं उसमें क्या बनेगा, उदासीनीकरण अपक्रिया होगी अम्ल और क्षार की, तो उसमें क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो यही कारण है आप जब ब्रश से जब दांतों में रिग्गा मारते हो तो बार बार झाग बनते हैं, उस समय लवण और जल का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, अगला है आपके 11वें नंबर पर, यहाँ टूथपेस्ट तक उतार लें आप। इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। और एक लिखें आप, 1 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कितना होता है, 14। और अगला नेक्स्ट है आपके टमाटर का रस। टमाटर का रस, टमाटर का रस, इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 4 से 4.4 तक, यानी कि अम्लीय प्रकृति होती है। टमाटर के रस में पीएच मान कितना होगा, 4 से लेकर 4.4 तक। ये बोला, देखो बेटा, किस पे, अच्छा, देखो भाई, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कुछ पदार्थ हैं जिनका पीएच हमें ज्ञात करना होता है, जिनका हमें बहुत पीएच का मान जानना होता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया 1 मोल HCl, इसका पीएच मान होता है 0। कितना होता है, 0, जो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। जठर रस 0.9 से 1.5, 0.9 से 1.5 होता है। नींबू का रस, सिट्रिक एसिड होता है, 2 से लेकर 2.5 तक का पीएच पाया जाता है। रक्त या अश्रु में जो पीएच मान होता है वो होता है 60.4। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल्टोएस, ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होता है, इसका पीएच मान होता है 10। ऐसे मैंने बताया अमोनिया, अमोनिया का जो पीएच मान होता है वो होता है 11.5। क्या होता है, 11.5। कॉफी का 4.5 से 5.5 तक पाया जाता है। ऐसे ही लार कौन से भोजन करने से पहले 6.8 के समीप होता है। ऐसे ही मूत्र का जो पीएच होता है वो 5.5 से 7.5 होता है। टूथपेस्ट का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 9। ऐसे ही 1 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14, जो सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है, 1 मोल HCl, और सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, 1 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे टमाटर का जो रस होता है उसका पीएच मान 4 से लेकर 4.4 तक पाया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।